नमस्ते फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी फ़र्स्ट डिलीवरी एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। तो मेरा ये शेयर करने का ये मतलब है कि जो नई नई मम्मियाँ होती हैं उनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत सारे। उनकी जब मैं भी थी तो सबको पता होता है, सबके मतलब सबके अंदर एक अजीब सी ही होती है बात जो वो किसी से पूछ भी नहीं पाती। वो गूगल पे सर्च करती है, यूट्यूब पे देखती हैं, तो क्या पता बहुतों को इससे थोड़ा राहत मिले, किसी के मन के कुछ डाउट क्लियर हो इससे। तो मैंने इसलिए सोचा कि मैं बनाऊं इस वीडियो को। मेरी फर्स्ट डिलीवरी हुई थी मतलब 2015 में। तो मतलब सिजेरियन ऑपरेशन हुआ था। मुझे भी बहुत डर लगता था सिजेरियन से। मुझे पता भी नहीं था ऑपरेशन क्या होता है। जब मुझे पहली बार ऑपरेशन के बारे में मैंने सुना ना तो मेरा दिमाग घूम गया था। मुझे बहुत डर लगता था ऑपरेशन से। मैं सोचती थी मैं मर जाऊंगी, अब ऑपरेशन होगा तो मैं मर जाऊंगी। तो क्या हुआ था, जब मेरी शादी हुई थी, शादी के मैं कुछ दिन के बाद ही प्रेग्नेंट हुई थी। तो फिर प्रेगनेंसी का पीरियड भी मेरा बहुत ज़्यादा आसान तो गया नहीं था। मेरे दोनों प्रेगनेंसी, मेरे 2 डिलीवरी हो चुकी हैं। दोनों प्रेगनेंसी मेरे टफ़ थे। और तो प्रेगनेंसी के शुरू के 3-4 महीने जो होते हैं ना, मैंने जैसे अपनी प्रेगनेंसी एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो 3-4 महीने जो होते हैं ना, मेरे को वॉमिटिंग होती थी, उसमें मैं कुछ खाना भी नहीं खा सकती थी। तो ऐसा होता है कि खाने के मन से ही मन अजीब सा होने लगता है, कुछ सोच भी नहीं सकते खाने के बारे में, ना खाने का मन करता है। तो मतलब मेरा बहुत टफ गया था 3-4 महीने। अब सोचो खाना नहीं खाएंगे, हमेशा मन अजीब ही रहता था, हमेशा अंदर से कुछ भी खाओ वॉमिट, कुछ भी खाओ वॉमिट, पानी भी पियो तो वॉमिट। मतलब बहुत ही टफ रहता है जिनके साथ ये कंडीशन होती है ना, वो मेरे साथ हुआ था। तो 3-4 महीने का तो मेरा ये था सिर्फ। 4 महीने तक फिर ये चलता रहा, फिर ये धीरे धीरे कम हो जाता है। पर मेरा फर्स्ट डिलीवरी में, फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरे, ये एवरी 9 मंथ मेरे साथ रहा था। कि मुझे 9 मंथ तक कभी कभी वोमिट हो जाता था, हमेशा नहीं होता था। 4 महीने तो डेली, सुबह शाम, सुबह शाम, सुबह शाम, दोपहर रात, जब मतलब कभी भी कुछ खाऊं तो हो जाता था। और फिर उसके बाद कभी कभी होता था। खाना खाने के बाद कभी कभी मन ऐसा करता था वोमिट होगा, और हो जाता था। फिर दूसरा मेरे साथ हुआ था कि मेरे इसमें जैसे लेफ्ट लेग होते हैं ना, लेफ्ट पैर, बायां पैर, उसमें मेरे बहुत दर्द रहता था। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में, फर्स्ट डिलीवरी में, उस टाइम पे, प्रेगनेंसी के टाइम पे मेरे बाएं पैर में बहुत दर्द रहता था फ्रेंड्स, बहुत दर्द में, इतना दर्द रहता था कि मैं, कोई भी मेरे पास आके बैठता, मैं उसको कहती मेरे पैर दबा दो थोड़ी देर, मेरे पैर दबा दो थोड़ी देर। और फिर मैं, सब लोग सो जाते थे रात को, और मैं वहाँ पे मेरी पहली डिलीवरी मेरे मायके में हुई थी। तो वहाँ पे बहुत बड़ा आंगन सा था, आंगन होता है ना खुला वाला, तो सब सो जाते थे, मैं उसमें टहलती रहती थी। करीब 1 बजे 2 बजे रात तक मैं टहलती रहती, जब तक मैं पूरी तरह थक जाती थी। थक के आके बेड पे लेटते नींद आ जाती थी उस टाइम पे, क्योंकि मुझे नींद भी नहीं आती थी उस टाइम पे, दर्द से, पैर में दर्द, हाथ में दर्द, ऐसी रहती थी मेरे साथ कंडीशन। तो फिर जैसे मतलब ऐसे ऐसे टाइम कटता गया। फिर मेरा 8 मंथ कंप्लीट हो गया, 9 मंथ में चली गई मैं। 9 मंथ में क्या हुआ फ्रेंड्स, तो एक दिन जैसे मैं खाना खा रही थी बैठ के, तो मुझे थोड़ा सा फील हुआ कि मुझे कुछ डिस्चार्ज हुआ है। तो मैं फिर अपने मम्मी को बताई, तो मम्मी ने बोला हॉस्पिटल जाने को। तो हॉस्पिटल गई, मैं हॉस्पिटल गई, तो वहाँ पे उन्होंने मेरा चेकअप किया। चेकअप में उन्होंने बताया कि अभी जो बच्चेदानी होता है ना, उसका मुंह नहीं खुला है, अभी तुम्हें बेबी नहीं होगा हैं। फिर बोला लेकिन तुम अभी थोड़ी देर रुको यहीं पे, अभी देखते हैं तुम्हें। फिर मैं वहीं पे रुक गई, जा गई। तो और मतलब 9 मंथ 10-15 दिन क्रॉस हो गया था, तो लेकिन डिलीवरी के टाइम नहीं हुआ था।
तो इन्होंने इधर मेरी मम्मी और ने घरेलू नुस्खा भी चालू कर रखा था कि कोई कहता फ़ोन करके उसको जीरा पानी पिलाओ गरम गरम, उसको कोई कहता उसको ये खिलाओ तो जल्दी हो जाएगा, कोई कहता कुछ। इधर मेरे घरेलू नुस्खे भी चालू थे जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई तब। तो गर्मी का टाइम था, ये 15 मई की बात है, 17 मई की, सॉरी 17 मई की बात है जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। तो फिर 17 मई को मुझे एडमिट कर लिया इन्होंने। फिर पूरी रात रखा मुझे। फिर अगले दिन बोला कि अभी आपकी डिलीवरी का टाइम अभी वो है, अभी टाइम है आपको। पूरी रात मेरा चेकअप, कई बार डॉक्टर आए, कई बार उन्होंने चेकअप करा। फिर चेकअप करके उन्होंने फिर मुझे छोड़ दिया। अगले दिन 18 तारीख को उन्होंने छोड़ दिया। 18 तारीख को छोड़ दिया तो मैं चली गई घर। घर आते आते ही मुझे पता नहीं क्या हुआ, मुझे तेज़ फीवर हो गया, मेरा मुंह पूरा लाल हो गया घर पहुंचते पहुंचते तक। मेरे हस्बैंड वहीं पे थे। तो जैसे मैं घर पहुंची ना, मेरा पूरा फेस अपने आप ही, मेरे मतलब हमारे हॉस्पिटल कुछ ज़्यादा दूर भी नहीं था, 5 मिनट पैदल चलने में लगता है। जहाँ मेरी डिलीवरी हुई थी वहाँ से 5 मिनट, और मैं तो आई थी ऑटो में। तो फिर भी मेरा पूरा फेस रेड हो गया था। आते ही गर्मी का टाइम था, मैं बोली मम्मी नहाऊंगी। मेरे लिए पानी रख दिया, बाथरूम में गई, मैं नहाई। नहा के फिर मेरे को ना आज शाम होते होते, मतलब मैं आई थी दोपहर के टाइम पे, शाम होते होते तक मुझे ना बहुत तेज़ फीवर हो गया, बहुत तेज। फिर मुझे हॉस्पिटल ले गए, जब ये उठा के फिर हॉस्पिटल ले गए। फिर उन्होंने एडमिट करा और मुझे फिर से वापस से फिर पानी वानी चढ़ाया, दवाई दिया। पूरे रात में पता नहीं कैसे न कैसे होके किसी चीज़ में लग के मेरा यहाँ से वो निकल गया। फिर मुझे पता भी नहीं चला, मैं सो गई थी, तो दवाई की वजह से मैं सो गई थी और वो पूरा ब्लड मेरा बह रहा है। फिर मम्मी की नींद खुली, फिर उन्होंने देखा, फिर डॉक्टर बुलाया, फिर उन्होंने जल्दी से मेरा फिर पट्टी वट्टी करा। फिर अगले दिन 19 सब आ रहे थे, सब बेबी ले जा रहे थे, मैं वहीं पे बैठी थी। 19 गया, 20 गई। फिर 20 को डॉक्टर बोले कि इसको वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, पानी जा रहा है। फिर क्योंकि मुझे पानी 17 से ही जा रहा था, 17 नाइट से ही जा रहा था, तो बोला कि इसको ना वो वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा हो रहा है, तो ऐसा है ना, पानी ख़त्म हो जाएगा, बेबी सूखा पड़ जाएगा, तो ऐसा करो कि इसका ना ऑपरेशन होएगा। अब ये बोला था। फिर ये 21 को बोला गया था ये कि इसका ऑपरेशन होगा। इसी सब टाइम पे आके बोला उन्होंने कि ऑपरेशन होगा, अब कुछ खाना पीना मत। अब इतना खाना तो ठीक है, मान गई मैं, पर पानी के बिना कैसे रह सकते हैं मई के महीने में? मैं पानी के बिना, मेरे बस की तो रहनी थी नहीं। मैंने 1 बोतल पानी पिया, मैं कहा जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि मई की गर्मी कितनी होती है ना, वो दिल्ली में एनसीआर में कैसी गर्मी होती है। मैंने ठंडा ठंडा पानी पिया 1 बोतल शाम के टाइम पे। मुझे बहुत प्यास लग रही थी, और दूसरा प्यास भी लग रही थी, और जब ऑपरेशन बोला तो मेरा गला वैसे ही सूख रहा था, और मैं डर रही थी, बस मुझे डर लग रहा था कि मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। तब तक मेरे हस्बैंड अपने अपने घर चले गए थे, तब तक वो वहाँ नहीं थे। जब मैं हॉस्पिटल में एडमिट हुई उसके बाद ही वो वहाँ से आ गए थे। फिर मुझे तो ऐसा लग रहा था मैं मर जाऊंगी। मैं तो रो के मैंने पूरा हॉस्पिटल सर पे उठा लिया था जब मेरा बोला ऑपरेशन होएगा। तो सब डॉक्टर समझा रहे मुझे, नर्स आंटी सब जो होती हैं वो सब समझा रही थी, ऐसे मत करो बेटा, रोते नहीं है, रो क्यों रही हो, और तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। पर मैं कहाँ थी किसी की सुनने वाली। मैं तो बस रो के मैंने तो पूरा, मैं कह रही थी मैं मर जाऊंगी, मम्मी मैं मर जाऊंगी। मुझे पता नहीं अजीब सा डर लगता। मैं सोच रही थी डॉक्टर ही तो है, अगर कुछ नस बस काट दी है तो कह देंगे आके बाहर आई एम सॉरी, और बगई मैं तो ये सोच रही थी। फिर जो होना था वो तो होना ही है। फिर मुझे ले गए ऑपरेशन थिएटर में। ऑपरेशन थिएटर में गई तो मुझे थोड़ा सा रिलैक्स फील हुआ वहाँ पे जाके, और सबने मेरे साथ पॉजिटिव से बिहेव किया। वहाँ पे जितने भी लोग थे सब ने मेरे साथ अच्छे से बिहेव किया, तो मुझे अच्छा भी लग रहा था। ये नहीं कि उस टाइम पे जो टॉर्चर होता है ना वो अच्छा नहीं लगता है, तो वहाँ पे मेरे साथ सबने अच्छे से बिहेव किया था, तो मुझे अच्छा लगा था। फिर मुझे ऑपरेशन थिएटर में ले गए, तो वहाँ पे बिल्कुल धीमी धीमी, मुझे अभी भी याद है वो ऑपरेशन थिएटर, बिल्कुल हल्की हल्की धीमी धीमी साउंड में ना एक म्यूजिक चल रही थी, पुराने गाने चल रहे थे, बिल्कुल लाउड साउंड, बिल्कुल मतलब स्लो साउंड में।
बिल्कुल, बस सुनाई दे रही थी हल्की हल्की सी। और एसी चल रहा था, वो भी हल्के में, टेम्परेचर उसका हल्का था उस टाइम पे। फिर मुझे बेड पे बिठाया गया। फिर मुझे एनेस्थीसिया लगाने के लिए जब वो डॉक्टर आए तो वो बातों में उलझा रहे थे, उनको पता था कि मैं डर रही हूँ। तो मेरे से पूछ रहे थे कहाँ से आए हो, हस्बैंड क्या करते हैं, यहाँ पे किसके पास रहते हो, वो ऐसे पॉजिटिव बात सब पूछ रहे थे। और उन्होंने एनेस्थीसिया लगाया था मेरे। फिर मैं उनसे पूछ रही थी कि मुझे आप लगा रहे हो, तो उन्होंने बताया कि ये ना तुम्हारे मतलब वहाँ पे एनेस्थीसिया है जिससे तुम्हें पता नहीं चलेगा ऑपरेशन का, तुम्हें कुछ भी नहीं होएगा, तुम्हें दर्द नहीं होएगा। तो मैंने कहा कि फिर मुझे होश कब आएगी। मैं सोच रही थी मैं बेहोश हो जाऊंगी, क्योंकि पहले के टाइम पे ऐसा होता था ना, जिसके ऑपरेशन होती थी उसको बेहोश कर देते थे। 2-3 दिन के बाद उसको पता चलता था कि मेरे को मतलब मैं ऑपरेशन हुआ मेरा, या मेरा कौन सा बेबी हुआ, या जो भी XYZ। तो फिर मैंने उनसे बोला, तो उन्होंने बताया, बहुत पॉजिटिव वे में बताया वो भैया ने कि आपको कुछ नहीं होगा, आप सब कुछ जानोगे, बस जो कमर से नीचे का भाग है ना वो आपको पता नहीं, फील नहीं होएगा, बाकी आपको पूरा फील होएगा, आपको सब कुछ पता चलेगा, आप बेहोश नहीं होगी। तो थोड़ा रिलैक्स मुझे वो सुन के भी लगा कि चलो मैं मतलब पता चलेगा। अब लग रहा था कि पता चलेगा तो ऑपरेशन कैसे होएगा। अब ये दिमाग में घूम रहा था, अगर मेरे को पता चला तब तो मैं ऑपरेशन करने नहीं दूंगी इनको, क्योंकि कोई भी नहीं करने देगा ना मेरे को, जिंदा में कैसे काट देंगे ये। मैं जान मतलब मेरे को होश है और तब काट देंगे। जब उन्होंने बताया कि आपको पता चलेगा, तब मेरे दिमाग में अब घुस गया कि अभी मेरे को पता चलेगा तो ये मुझे काटेंगे कैसे, अब तो मुझे दर्द होगा अगर मुझे पता चला तो। फिर एक सुई ले रहे थे वो लोग, और उन्होंने फिर मुझे चुप हो के बताया कि जैसा यहाँ फील हो रहा है वैसे इधर फील हो रहा है, वैसे इधर फील हो रहा है, ऐसे करके उन्होंने पहले तो अपने आप को सेटिस्फाइड किया, जो जैसे वो हर पेशेंट के साथ करते होंगे। फिर सेटिस्फाइड होने के बाद उन्होंने अपना जो उनका जो भी प्रोसेस होता है वो उन्होंने कंप्लीट किया। फिर बेबी हो गया। फिर बेबी होने के बाद उन्होंने मतलब ये बताया कि मैंने पूछा उनसे कि क्या हुआ, तो उन्होंने बताया कि लड़का हुआ है। तो जब मेरा मतलब मैंने सुना ना, तो मुझे ऑपरेशन तो थोड़ी देर के लिए रिलैक्स मिल गया। मैंने सोचा चलो अच्छा है, पहली बार में लड़का हो गया, क्योंकि अब कोई मुझे प्रेशराइज नहीं करेगा कि बेबी करना है, तुम्हें बेबी करना है कोई भी, और सब खुश भी रहेंगे ये सुन के। बट ऐसे लड़का लड़की में कोई मैं भेद कर रही हूँ ये वाली बात नहीं है, भेदभाव नहीं कर रही हूँ, लेकिन ये एक होता है ना मेंटलिटी की लड़का होना ज़रूरी है। इस तरह से मेरे हस्बैंड अकेले हैं, तो इस तरह से मैंने सोचा कि मुझे कोई प्रेशर नहीं डालेगा इस चीज़ को लेके कि तुम्हें फिर से ये ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, फिर से तुम्हें मतलब ये सब मेरे दिमाग में उस टाइम पे चल रहा था कि एक बार में जान छूटी मेरी, ये सोच रही थी मैं उस टाइम पे कि पहली बार में मेरी जान छूट गई। फिर मुझे बाहर निकाला, तो मुझे अब मतलब जो पहला जो वो होता है ना एक्सपीरियंस, और पहला कुछ भी जो होता है वो हमेशा ज़िंदगी भर याद रहता है। बात का हम भूल जाते हैं, लेकिन पहली बार जो हमारी ज़िंदगी में कुछ भी पॉजिटिव होता है या कुछ भी नेगेटिव होता है वो हमें ज़िंदगी भर याद रहता है। वैसे मुझे मेरी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस, फ़र्स्ट डिलीवरी मुझे हमेशा याद रहेगी पूरी ज़िंदगी। मुझे अब भी याद है जब मुझे ऑपरेशन थिएटर से ऐसे बाहर निकाल के लाए, मेरी मम्मी वहीं पे गेट पे खड़ी थी, मेरी मम्मी रो रही थी मुझे देख के, क्योंकि मैं रो रही थी उससे पहले। तो और मैंने ऐसे देखा पलट के, मैंने मम्मी से पूछा कि आपने बाबू को देखा, तो मम्मी मेरे को इशारा कर रही है हाँ देखा, चुप हो जा अभी बोल मत। तो फिर डॉक्टर कह रहे बेटा मत बोलो, तुम मत बोलना, और बोलना मत, और तुम ना सो जाओ, जितना जल्दी हो ना सो जाओ। फिर मैंने ऐसे ऐसे करके मुँह, अब मैं तो वैसे बेचैन थी, कैसा है मुझे देखना था, सबने तो देख लिया मुझे दिखाया नहीं। फिर मैं बेचैन थी, मैं ढूंढ रही थी, फिर मैंने देखा मेरे पापा उसको एक पिंक कलर के कॉटन के टॉवल में लेके बैठे, मुझे अभी भी बिल्कुल वैसे वैसे याद है, वो लेके बैठे हुए थे बाहर उसको। और मैंने उनको देखा, और सबके चेहरे पे ना अलग ही खुशी थी उस टाइम पे।
है ना। ऑपरेशन का तो एक था कि सबको ऐसा था कि ऑपरेशन हो गया, लेकिन सबको एक अलग ही खुशी जो होती है ना, फर्स्ट टाइम वो भी नाना नानी बने थे। फिर जब यहाँ पे मेरे यहाँ से भी बार बार फ़ोन जा रहा था, मेरी सास के, मेरी सासू माँ का, मेरे ससुर जी का, मेरे हस्बैंड का बार बार फ़ोन कर रहे थे, उनको भी जानना था कि क्या हुआ क्या हुआ। फिर जब उनको बताया तो मेरे को पता चला कि बाद में कि मेरे ससुर जी नाचने लगे यहाँ पे कि मतलब मेरा पोता हो गया। मतलब सब एक अलग ही वो रहता है, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इकलौते ही हैं यहाँ के, जो इकलौता बेटा है, तो इन सबको भी, सबको ही आस रहती है अपने नाती पोतों पे। तो ये लोग भी बहुत खुश हो गए, यहाँ के लोग भी सब बहुत खुश हो गए। फिर क्या मतलब मुझे ले गया ऑपरेशन थिएटर से निकाल के बाहर। फिर मेरा ड्रेस व्रेस चेंज करा, ऑपरेशन वाला अलग ड्रेस होता है, फिर घर का मेरे को गाउन पहनाया जो नाइटी बोलते हैं उसको। फिर मुझे वार्ड में शिफ्ट किया। उसके बाद जब तक मेरा फिर स्टार्ट हुआ मेरा जर्नी वहाँ से, जो ये अभी तक तो ये अलग था और दूसरा चैप्टर अलग स्टार्ट हुआ मेरे साथ फिर, कि जब तक मेरे एनेस्थीसिया करीब 4-5 घंटे का जो होता है उसका प्रोसेस, वो तब तक तो मैं ठीक रही। उसके बाद जो मुझे दर्द हुआ ना, बस मैं तो पूरे मतलब 12-13 घंटा तक दर्द से चरा छटपटाती रही। मुझे अलग ही टाइप का दर्द हुआ था, पता नहीं क्यों हुआ। फिर मैं बहुत करा रही थी। तब उनके बाद जब वार्ड में शिफ्ट हुआ, उसके बाद उनका नेचर भी चेंज हो गया डॉक्टर, क्योंकि वहाँ पे उतने वेरी क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होते, नर्सेज होती है, नर्सेज का बिहेवियर उतना अच्छा नहीं होता है। तो जो ऐसी मतलब नॉन नर्सेज जो होती हैं उनका ना अलग ही रिलेशनशिप होता है अपने पेशेंट के साथ, वो उतने अच्छे से मतलब बिहेव नहीं करते हैं। मैंने बहुत सारे हॉस्पिटल में देखे हैं कि वो अच्छे से अपने पेशेंट के साथ बिहेव नहीं करते। कुछ ही नर्सेज होती होंगी, मैं सबको नहीं कह रही हूँ, पर बहुत सारी नर्सेज ऐसी होती हैं जो उनको अपने ओहदे का, अपने रुतबे का अलग ही घमंड रहता है, और वो ऐसे समझते हैं कि ये पता नहीं ये क्या है, ये वो पेशेंट को कुछ समझते ही नहीं है। तो फिर मेरी मम्मी जा रही थी बार बार पूछने को कि इसको ऐसे क्यों दर्द हो रहा है, इसको ऐसे क्यों दर्द हो रहा है। तो वो अजीब से ही बोल रही थी, तो दर्द होगा नहीं क्या, दर्द होगा नहीं क्या। फिर जैसे तैसे टाइम कटा मेरा, शाम होगी। शाम होने के बाद 24 घंटा तक तो कुछ मुंह में पानी वानी भी नहीं लेना होता है ऑपरेशन के बाद भी। फिर अगले सुबह जब डॉक्टर आए तो उन्होंने कहा कि चाय बिस्किट खिलाने को। फिर चाय बिस्किट वगैरह लिया। फिर उनको ये पूरा देखना होता है कि टॉयलेट आ रहा है कि नहीं आ रहा, फिर उसके बाद पोटी आ रही है कि नहीं आ रही है, सब कुछ। और मतलब ऑपरेशन डिलीवरी के बाद उनको सब कुछ देखना होता है कि इसके खाने निकल पा रहा है कि नहीं पा रहा है, क्योंकि उन्होंने एक मतलब वो जिस हिसाब से बोला जाता है ना, ऑपरेशन बहुत ही हार्ड ऑपरेशन होता है, क्योंकि उसमें 7 लेयर काटे जाते हैं। इसलिए डॉक्टर भी ना बहुत पहले तो पेशेंस दिखाते हैं, और बहुत ज़्यादा वो चाहते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाए। नहीं होता है तो ही, अब तो बहुत ही होने लगा ऑपरेशन, लेकिन बहुत होने लगा का मतलब ये नहीं है कि वो बेकार, बिल्कुल आम चीज़ है बिल्कुल वैसे ही टफ, शरीर पे वैसे ही इफ़ेक्ट करता है जैसे पहले करता था। क्योंकि अब बहुत लोगों को होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये बिल्कुल आम चीज़ हो गया है। वो प्रॉब्लम्स उतने ही देता है जितना पहले देता था। डॉक्टर अभी भी नहीं चाहते हैं कि ऑपरेशन किसी का हो, सब डॉक्टर भी चाहते रहते हैं कि नॉर्मल हो जाए। फिर उन्होंने मेरा सब कुछ ये सब, मैं अपने में ठीक थी मैं। फिर अगले दिन सबको देखने की चाह होती है। फिर अगले दिन मेरे यहाँ से ससुराल के लोग सब भी गए थे देखने को बाबू को, सब लोगों ने देखा। फिर किसी एक ने ना, वैसे ही जो लोग आए हुए थे उन्होंने, एक ने ना किसी भी कर लिया उसके फेस पे। कभी भी ना छोटे बच्चे को ना फेस के आसपास उनको किसी नहीं करना चाहिए कब, क्योंकि हमारे में जो बैक्टीरिया, हमारे में जितने भी मतलब रोगों से लड़ने की क्षमता होती है ना, वो एक नवजात में नहीं होती है। तो ये सब हमें, जब हम फर्स्ट टाइम मम्मी बनते हैं, फर्स्ट टाइम पापा बनते हैं, तो हमें नहीं पता होती है ये सब बातें।
तो ये सब बात आप लोगों को मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पता होना चाहिए कि हमें ना कभी भी अपने छोटे बच्चे को ना फेस के आसपास ना तो किसी करना चाहिए, ना किसी को करने देना चाहिए। क्योंकि जो हम तो बड़े हैं, हम तो किसी भी रोग से लड़ लेंगे, दवाई खा लेंगे, वो छोटा नवजात ना लड़ नहीं पाता है। तो अगर आपको बहुत ही प्यार आ रहा हो बच्चे पे, बहुत ज़्यादा ही किसी करने का मन कर रहा हो ना, तो उसके पैर के तलवे पे कर लो, तो उसके पैर से। वैसे तो करो ही मत, क्योंकि सबको पता है छोटे बच्चे से तो सभी प्यार करते हैं। आप मम्मी हो तो करते ही होंगे, पापा हो तो करते हो, आपका कोई ना कोई रिलेशन होगा उस बच्चे से, तो आप उससे प्यार करते ही हो। उसके लिए दिखाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि छोटे बच्चे को हर चीज़ को सबको हाथ भी नहीं लगाने देना चाहिए। हैंड वॉश करके ही बच्चे को छूना चाहिए, क्योंकि बच्चों में अगर कुछ बीमारियां हो जाती है ना, फिर हम बाद में बहुत पछताते हैं। फिर बाद में हमें ना उसमें पछताने के अलावा कुछ रह नहीं जाता। इसीलिए हमें पहले ही अपने पे सतर्क की सावधानी बरतनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने उस मेरे बेबी के फेस पे किस कर दिया कहीं पे भी, मुझे नहीं पता था। हम मतलब किसी ने भी, अब इस पे क्या ही कह सकते हैं, किसी ने कर लिया तो कोई बात नहीं। फिर उसको फिर जो 2 टीके लगती हैं बर्थ के 24 घंटे के अंदर, वो भी लगा उसको। फिर उसको ना धीरे धीरे मेरे बेबी को बुखार हो गया। पता नहीं क्या हुआ उसको, उस टीके के उसकी वजह से हुआ या किसकी वजह से हुआ मुझे नहीं पता, या कुछ उसको बैक्टीरिया, मतलब क्या हुआ था मुझे नहीं पता। उसको बहुत तेज़ फीवर हो गया, फीवर वो गर्म हो गया। एक तो वैसे ही मौसम रहता है मई का, 21 मई बहुत गर्मी रहती है, ऊपर से उसको फीवर था, वो बहुत ही गर्म, और वो रो रहा था, खाली रो रहा था, खाली रो रहा था वो। अब मैं तो फर्स्ट बार माँ बनी थी, तो मुझे तो पता ही नहीं था कि बेबी को चुप भी कैसे कराते हैं, क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ी मैं ही थी। वो भाई बहन के बच्चे भी होते हैं, कभी देखे हो तो थोड़ा एक्सपीरियंस भी रहता है, तो इन सब का एक्सपीरियंस भी नहीं था। मम्मी थी वो जैसे तैसे, अब मेरा फीड करवा रहे थे तो मेरा दूध नहीं आ रहा था। फिर उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया, डॉक्टर ने बोला कि ठीक है गाय का दूध दे दो। उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए, डॉक्टर भी बिना सोचे समझे सजेस्ट कर देते हैं कभी कभी। तो फिर गाय का दूध लेके आए थोड़ा बहुत, फिर भी उसको भूख तो लगी नहीं थी, वो तो किसी और चीज़ की वजह से रो रहा था, तो वो रोए जा रहा था, कंटिन्यू रोए जा रहा था। फिर मेरी मम्मी गई कहने के लिए डॉक्टर को कि मेरा बाबू बहुत रो रहा है, वो क्यों रो रहा है ऐसे। तो वो सब ना 3-4 बैठे हुए थे, वो कह रहे हैं बच्चा है तो क्या करेगा, रोएगा या सोएगा, कह के सारे हंसने लगे। पर हमारे बाबू परेशान था, तो हम लोग खुद परेशान थे। फिर हम लोग गए वहाँ पे, मैं तो वहीं पर उसी में थी, एडमिट थी, मैं ठीक थी। मेरी मम्मी फिर बाबू को लेके वहाँ से उन लोगों ने ना उसमें बुलाया ना, जो उनका नर्सरी होता है, नर्सरी में भी उन्होंने उतना केयर नहीं दिया, क्योंकि मेरी दोनों डिलीवरी मेरी जो डिलीवरी थी वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में थी। वैसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऐसे करते नहीं है, लेकिन उस टाइम पे उन्होंने किया था, मुझे नहीं पता। मेरी डिलीवरी बहादुरगढ़ में हुई थी, हरियाणा के बहादुरगढ़ में एक सिविल हॉस्पिटल है, वहाँ पे हुई थी। तो उन्होंने, जैसे मैंने बाद में मुझे पता चला कि 24 घंटे तक बच्चे को दे 10-12 घंटा कम से कम बच्चे को सबसे अलग रखते हैं, वो भी नहीं रखा उन लोगों ने, कुछ भी नहीं किया था इस सब के मामले में उन्होंने। और सबके साथ करते थे, ये नहीं कि मेरे साथ पर्सनली नहीं किया था, बेबी होते ही उनको दे देते थे। अचानक से बेबी का एटमॉस्फेयर चेंज होता है। अब बाद में हमें पता चल रहा है, अब हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इस बात पे तो थोड़ा समझ में आ रहा है कि उनको ऐसे नहीं करना चाहिए। थोड़ा देर तो कम से कम 2-4 घंटे रख लो अपने पास, उनको नर्सरी में 2-4 घंटे तो रिलैक्स करवाओ बच्चे को, उसके बाद दो। वो होते ही पैदा होते ही दे देते हैं बच्चे को, और फिर वो सबके हाथ जाता है, और फिर उसको जर्म्स लगते हैं, बैक्टीरिया लगती है। सब बच्चे नहीं होते वैसे, लेकिन कुछ कुछ होते हैं जो बच्चे उसके अटैक में आ जाते हैं। वो मेरा बेबी आ गया था। फिर मेरी मम्मी वहाँ से उसको लेके निकल के चली गई, बिना डिस्चार्ज करवाए ही उसको लेके गई दूसरे हॉस्पिटल में। दूसरे हॉस्पिटल में भी डॉक्टर नहीं थे। फिर बहुत, मेरे हस्बैंड और मेरी मम्मी दोनों गए हुए थे, बहुत भटके ये दोनों। फिर वहीं पे एक मिशन हॉस्पिटल है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल था, वहाँ पे मेरी मम्मी ने उसको एडमिट करवाया। फिर उसको एडमिट करवा दिया। मैं और मेरे बेबी में 10-15 मिनट की दूरी बन गई। अब मतलब आज मेरा बेबी पैदा हुआ था रात में, और एक दिन छोड़ के तीसरे दिन वो एडमिट हो गया था।
मेरे से दूर चला गया था उस टाइम पे। मुझे लगा बुखार है तो दवाई दिलवा के ले आएंगे मेरे पास। अब जब तक हम बेबी नहीं रहता है तो कोई बात नहीं, और कोई है और फिर हमारे पास तो बहुत तकलीफ होती है। पर मैं बता नहीं पाती थी किसी को, और मैं बताती क्या, सबको समझ में आता ही था। ये सब तो देख भी आते थे उसको, मैं तो वहां से हॉस्पिटल से निकल भी नहीं पाती थी। फिर मम्मी जब भी आती, कोई आता तो मैं उससे यही पूछती थी, मैं ये नहीं पूछती थी मेरा बाबू ठीक है, मैं ये पूछती थी कब आएगा वो। मेरे को ये था कि वो मेरे पास आ जाए जल्दी से। मैंने उसको अच्छे से देखा भी नहीं था, क्योंकि एक दिन तो ऑपरेशन होने के बाद हम उठते भी नहीं है ना। मैंने उसको लेटे लेटे ही थोड़ा बहुत देखा था बस, मैंने उसको अच्छे से देखा भी नहीं था। जब डॉक्टर आते थे मेरे पास, सबका रूटीन चेकअप होता है ना रोज, मेरे पेपर वगैरह देखते थे, तीसरे चौथे दिन से कहते थे तुम ठीक है, ठीक हो, तुम यहाँ क्यों हो, तुम्हें डिस्चार्ज नहीं मिला अभी। मैं कहती थी नहीं, बच्चा का है तुम्हारा। मैं कहती बच्चा ऐसे से हो गया, तो वो मेरे को डिस्चार्ज नहीं देते थे, फिर चले जाते थे बिना कुछ बोले। और मैं चाहती थी मेरे को डिस्चार्ज लिख के दे दे, पर वो कह रहे थे बिना बच्चे का डिस्चार्ज नहीं लिखेंगे, उनका भी कुछ अपना होगा रूटीन, कुछ बात होगी उनकी। फिर जैसे मेरा बेबी था तो उसको फिर वहाँ पे एडमिट किया, वहाँ पे उसका उसको कुछ एलर्जी थी, पता नहीं क्या हुआ था उसको। 8 दिन तक वो वहाँ रहा, 6 दिन रहा था वो वहाँ पे। एक पर डे उसका 10,000 रुपये जमा होता था। 10,000 रुपया 24 घंटे के लिए, 24 घंटे का लेते थे, फिर 24 घंटे बाद फिर लेते थे। 5,000 उसका बेड का चार्ज था, और 5,000 की दवाई आती थी डेली। फिर 8वें रोज मुझे बुलाया उन्होंने, जब बेबी थोड़ा रिकवर किया तो मुझे बहुत मन था देखने को उसको, बहुत मन। मतलब मैं 6-7 दिन उसके बिना कैसे रही मुझे ही पता है। फिर जब मैं वहाँ गई, ऑपरेशन हुआ ही था, अपने शरीर का कुछ अता पता नहीं, जब चाहे जब रोने लगती थी। सब समझाते भी थे भी रोना नहीं चाहिए, क्योंकि उस टाइम पे हमारी हर एक चीज़ होती है वो कमज़ोर होती है। आंखें भी, ब्रश भी नहीं करना चाहिए, कंघी भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर बिल्कुल भी इन सब चीज़ों करने के लायक नहीं रहता उस टाइम ऑपरेशन के तुरंत बाद। पर मेरे से रहा ही नहीं जाता था, मैं कितना भी कंट्रोल करती थी अपने आप पे नहीं होता था। फिर मुझे वहाँ पे बेबी के पास ले गए, फिर मैंने उसको फीड कराया तो वो उसने हजम कर लिया, वोमिट नहीं किया। फिर उन्होंने उसको डिस्चार्ज कर दिया। फिर हम उसको लेके घर आए। घर आने के बाद फिर उसके अगले दिन 9वें दिन उसका हमने फिर छठी जो होता है, छठी नहीं हुआ था हमारे में, छठी होता है अच्छे से, छठी नहीं हुआ था। फिर 9वें दिन उसका छठी पूजन हुआ। उसके बाद से उसको फिर ऐसा हो गया था ना, जब फर्स्ट बार ही बीमार पड़ गया वो होते ही, तो वो बेबी मेरा ऐसा हो गया कि 5-6 साल तक बीमार ही रहा। ये हमेशा ही डॉक्टर के मैं लगी ही रहती थी, हर दूसरे दिन डॉक्टर, हर दूसरे दिन डॉक्टर, हर दूसरे दिन डॉक्टर। कभी कुछ हो जाता, कभी ज़्यादा गर्मी भी इसको बर्दाश्त नहीं होती थी, ज़्यादा सर्दी भी इसको बर्दाश्त नहीं होती थी। मतलब कुछ भी होता, थोड़ा धूप लग गया तो बीमार, थोड़ा बारिश हो गया तो बीमार, मतलब अजीब ही बच्चा हो गया था ये। 5-6 साल तक मैं ऐसे कंटिन्यू परेशान रही इसको लेके। भगवान की दया से
मेरे किए हुए कुछ कर्म होंगे, कुछ धर्म होंगे, उसकी वजह से फिर मेरा बेबी ठीक है अब बिल्कुल। अब वो 9 ईयर्स का है। अब मई में वो 10 ईयर्स का हो जाएगा कंप्लीट। अब वो बिल्कुल ठीक है। तो फ्रेंड्स यही है मेरी फर्स्ट डिलीवरी के एक्सपीरियंस। और उसके बाद फिर मेरे हाथ में दर्द रहता था, या मेरी इस सब एरिया में ना दर्द हो गया था, पता नहीं उसकी डिलीवरी के बाद। उसके बाद भी मेरे को बहुत पेन होता था एनेस्थेसिया की वजह से। तो हमारे बैक में तो जो होता है हालत, वो तो जो जिसको ऑपरेशन होता है वो ही पता, उसको ही पता होगा। और फिर ये मेरे इसमें भी दर्द, दोनों हाथ में मेरे, दोनों इसमें बोन्स में दर्द रहता था, दोनों हड्डियों में, हाथ की दोनों हड्डियों में दर्द था। मुझे बहुत दवाई करवाई मैंने, बहुत इलाज करवाया, उसके बाद भी जब जाके मेरा रिकवर हुआ धीरे धीरे। फिर उसके बाद फिर मेरा धीरे धीरे अपने आप को भी मैंने रिकवर किया, बेबी को भी ठीक किया। फिर होते होते अब हम दोनों बिल्कुल ठीक हैं। तो यही थी मेरी फर्स्ट जर्नी डिलीवरी की। आप लोगों को कैसी लगी? आप लोग प्लीज़ अब मुझे सपोर्ट कीजिए, लाइक कमेंट कीजिए, और बिल्कुल भी मत घबराइए। और जब मतलब हो दर्द तो होता है, डर भी लगता है सबको, पर सब कुछ ठीक हो जाता है भगवान के दया से। भगवान चाहते हैं सब कुछ ठीक हो जाता है, और हम लोग जीत लेते हैं एक बार फिर से। तो नई माँ से जो भी माँ बनने वाली है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और पॉजिटिविटी के साथ रहिए और अपना ध्यान रखिए, बिल्कुल सब कुछ ठीक होगा, है ना। क्योंकि माँ बनना भी एक बहुत बड़ा ही अपने आप में, सबको लेडीज़ को लगता है कि हमें बनना ही है, क्योंकि बनना मतलब अपने आप में अलग खुशी रहती है कि हम माँ बन गए तो हम संपूर्ण एक औरत बन गए। वैसे कोई नहीं, अपने हाथ में तो कुछ नहीं होता है, बने तो भी ना बने तो भी ये सब कुछ बात होती नहीं है। पर बनने की अलग खुशी होती है फ्रेंड्स। नमस्ते फ्रेंड्स, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय।